स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विच इज मॉडर्न एंड मोर लॉजिकल मेथड ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। हमने कल ओवरहेड का मतलब देख लिया था कि ओवरहेड का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, सारी अप्रत्यक्ष लागतों को जोड़ दिया जाए, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट तो होता है ओवरहेड। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कल देखा था। फिर देखा था ओवरहेड के बाद हमने था ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। बताया था मैंने इट इज इजी टू चार्ज डायरेक्ट कॉस्ट बट इज नॉट सो विथ इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को चार्ज करना आसान है ड्यू टू देयर नेचर, उनका नेचर ही क्या है, वो डायरेक्ट होती है। जिसके लिए लगी वहां जोड़ दो, जहां लगी वहां जोड़ दो, समझाया था मैंने कल। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट चूंकि पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट के से रिलेटेड नहीं होती, वो किसी पर्टिकुलर यूनिट के लिए अलग से इनकर नहीं होती, जैसे कि फैक्ट्री का किराया किसी एक यूनिट के लिए अलग से नहीं लगता। तो हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे लागत में जोड़ना, यही है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। जब हम हमारे टोटल ओवरहेड का एक हिस्सा किसी एक यूनिट की लागत में जोड़ते हैं, उसको जोड़ने की इस प्रोसेस को ही कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। समझ में आ गया था। फिर मैंने बताया था ओवरहेड एब्जॉर्प्शन में हमें पहली मेथड है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मैंने बताई थी आपको आईपीसीसी के एंगल से, जो हमारे फाइनल में ज़्यादा काम की नहीं है। जस्ट फॉर ए स्टार्ट, जस्ट फॉर ए नॉलेज मैंने बताई थी। मैंने बताया था कि हम ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, मैंने कहा था मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मतलब ए या कुछ भी, जैसे एक्स और वाई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, और मान लीजिए पी क्यू दो सर्विस डिपार्टमेंट है। यहां पर हमारा प्रोडक्ट है, ये तो हमारा दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एक्स वाई, दो सर्विस डिपार्टमेंट है पी क्यू। ये मैं बता रहा हूं ट्रेडिशनल के बारे में, जस्ट रिवीजन विद इन 5 मिनट। हमारा प्रोडक्ट है एम प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट एम है, हमें इसकी यदि कॉस्ट निकालनी है, इसकी कॉस्ट निकालने में हम इसमें लगा हुआ डायरेक्ट मटेरियल सीधे सीधे जोड़ देते हैं। पता होता है कि कितना कच्चा माल, कितना डायरेक्ट मटेरियल इसके लिए लगा होगा। इवन जब स्टोर से कच्चा माल इशू होता है तभी पता पड़ जाता है कि ये कहाँ जा रहा है, एम के लिए जा रहा है, क्योंकि ये स्पेसिफिक कॉस्ट है। तो फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब जुड़ जाता है। प्राइम कॉस्ट तो हम इसकी इजीली निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट एम की प्राइम कॉस्ट में अब क्या जोड़ना बचा, फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमें मिलेगी फैक्ट्री कॉस्ट। अब प्रॉब्लम यह है, मैंने समझाया था ट्रेडिशनल, जिसकी हमें इतनी जरूरत आईपीसीसी में तो फाइनल में नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ ये काम नहीं आएगी आपको फाइनल की इस ट्रेडिशनल मेथड में, जबकि हमने आईपीसी में ये पढ़ा। फिर भी नॉलेज के लिए, और वो भी बस 5 मिनट, उसके बाद इसको हम कभी भी फिर रिकॉल नहीं करेंगे। अब दिक्कत यह है, जो हमारा खर्चा हो रहा है इनडायरेक्ट, वो हम सीधे इस एम की एक यूनिट, मान लो हमारी एक यूनिट, 1 यूनिट ऑफ एम, ओनली 1 यूनिट कि उसकी लागत निकालनी है। हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है एम प्रोडक्ट की 1 यूनिट, कितना प्राइम कॉस्ट लगा है इस 1 यूनिट में हम इजीली बता सकते हैं, ये आइडेंटिफिएबल कॉस्ट है। लेकिन इस 1 यूनिट में कितने लगे हैं फैक्ट्री ओवरहेड, आप कभी भी पता कर ही नहीं सकते। कितना फैक्ट्री का किराया इस 1 यूनिट के लिए, यू कैन नॉट। कितनी सैलरी मैनेजर की फॉर दिस पर्टिकुलर 1 यूनिट, यू कैन नॉट फाइंड आउट, ये हमको मालूम है। तो उसकी हमारी टोटल ओवरहेड का एक हिस्सा जब इसमें जोड़ेंगे उसको हम कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। कैसे ओवरहेड यहां जोड़ा जाए वो हमने कल समझना शुरू किया था। क्या करते हैं वो ये है कि हम बिफोर स्टार्ट ऑफ ईयर, साल शुरू होने के पहले, बजटेड डेटा का ये जो कर रहे हैं सब करो, जो ये मैं करूंगा, जो हम प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, इट इज फॉर बजटेड ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड में हम क्या करेंगे, पहले बजटेड ओवरहेड का एलोकेशन, वो ओवरहेड जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट विशेष के लिए किए जाते हैं, जो इसी डिपार्टमेंट के हैं, ये डिपार्टमेंट होगा तो ये होंगे ओवरहेड, ये डिपार्टमेंट नहीं होगा तो ये ओवरहेड नहीं होंगे, ये इसी डिपार्टमेंट के हैं। जो खर्चा जिस विभाग का है, जैसे हमारा एक मैनेजर है वो यहाँ काम करता है तो उसकी सैलरी सिर्फ
यहीं जुड़ेगी, यहीं डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, तो उसकी सैलरी को यहां जोड़ना ही कहा जाता है अलोकेशन। तो हम क्या करते हैं, कुछ खर्चों का करते हैं अलोकेशन, कुछ खर्चों का करते हैं अपॉर्चमेंट। जो खर्चे किसी एक विभाग के नहीं, एक से ज्यादा विभागों के लिए हो रहे हैं, दो या दो से ज्यादा विभागों के लाभ के बेनिफिट के लिए हो रहे हैं, विच इज कॉमन फॉर सो मेनी डिपार्टमेंट, तो हम उस खर्चे को किसी लॉजिकल ग्राउंड पर सारे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रोसेस को ही कहते हैं अपॉर्चमेंट। ये मैंने कल पढ़ लिया था। जब ये हो जाता है, फिर हम सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड यहां से लेस कर करके यहां जोड़ते हैं, ये ओवरहेड हो जाते हैं नील, ये भी हो जाते हैं नील, और सारे ओवरहेड यहां इकट्ठे हो जाते हैं। हमारी पहली प्रोसेस कलेक्शन निपट गई, कलेक्शन प्रोसेस पहली हमारी निपट गई, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड निपट गया। हमने ओवरहेड यहां कलेक्ट कर लिए, यहां और यहां कलेक्ट कर लिए, ये हो गया कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। अब जो ओवरहेड का कलेक्शन हुआ है, ये सब बजटेड का हो रहा है, ऑल दिस फॉर बजटेड, ठीक है, बजटेड डेटा का कलेक्शन हो गया। अब यहां पर जो हमने ओवरहेड कलेक्ट कर लिए, अब हम देखेंगे इस डिपार्टमेंट की कितनी सेवाएं ये प्रोडक्ट एम की एक यूनिट लेती है। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, ये बहुत मुश्किल है कि हम ये पता कर लें कि हमारा ये विभाग इसकी एक यूनिट के लिए कितनी सेवाएं देता है, ये आप पता नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसके ओवरहेड यहां जोड़ने के लिए, यानी यहां एब्जॉर्प्शन के लिए, हम साल के शुरू में जब ये हमने किया है बजटेड डेटा का, एक रिकवरी रेट निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये डिपार्टमेंट एक्स है, ये काम करता है मशीनों से, तो हमने डिवाइड कर लिया इसको यहां के मशीन आवर से। मान लो ये डिपार्टमेंट मैन्युअली काम करता है, तो इसको डिवाइड कर लिया लेबर आवर से। यहां रेट आ गई 80 रुपीज पर मशीन आवर, यहां रेट आ गई 110 रुपया पर लेबर आवर। अब हम क्या करेंगे, हमने रेट निकाली, ये डिपार्टमेंट कहता है जो मेरे डिपार्टमेंट का एक मशीन का घंटा यूज करेगा मैं उससे 80 रुपये ओवरहेड चार्ज करूंगा, और ये डिपार्टमेंट कहता है कि जो मेरे लेबर का 1 आवर यूज करेगा उससे मैं 110 रुपये के ओवरहेड वसूल करूंगा। देखेंगे हमारी इस एक यूनिट ने इसके कितने घंटे यूज में लिए, इसके कितने घंटे यूज में लिए। ये तुमको पता होगा ना कि एक यूनिट में मशीन कितने घंटे चलती है। पता पड़ा कि इस एक यूनिट में हमें जोड़ना है फैक्ट्री ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन हमेशा इनडायरेक्ट कॉस्ट का होता है, डायरेक्ट कॉस्ट तो सीधे चार्ज की जाती है। एब्जॉर्प्शन वर्ड किसके लिए यूज होता है, इनडायरेक्ट के लिए। चार्जिंग वर्ड दोनों के लिए होता है, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा चार्ज होती है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज किया जाता है। देखा इसका 2 घंटा लगा है इसकी एक यूनिट को बनाने में, तो ये डिपार्टमेंट क्या कहेगा कि मेरे 1 घंटे का चार्ज 80 है, तो 2 घंटों का, तो डिपार्टमेंट एक्स अपना 160 रुपया इस यूनिट की लागत में जोड़ देगा। यानी इस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड का एक हिस्सा हमने यहां जोड़ दिया, यही कहा जाता है ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन। और ये सब बजटेड रेट से हुआ है। रेट बजटेड है लेकिन घंटे तो एक्चुअल है। 80 रुपया प्रति मशीन आवर, ये बजटेड रेट है। बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर, ये बजटेड रेट है जो साल शुरू होने के पहले ही सब एस्टिमेट करके निकाल ली गई। अब देखा इसकी एक यूनिट में 2 घंटे लगे मतलब एक्चुअल आवर। मैं एक्चुअल बोलकर गलती गुनाह ही कर रहा हूं, पर आईपीसी लेवल पर ये बोलना ठीक है। यहां पर मुझे एक्चुअल नहीं स्टैंडर्ड आवर लेना चाहिए, पर ये बोलकर मैं आपको भी टेंशन में लाना नहीं चाहता कि कौन से आवर लेना चाहिए, स्टैंडर्ड या एक्चुअल। काम 2 घंटे में होना था और इंडस्ट्री को 5 घंटे लग गए। 2 घंटे में होना था, लग गए 5 घंटे, तो एक्चुअल कितने 5, स्टैंडर्ड कितने। क्या मैं 5 घंटे के ओवरहेड चार्ज कर सकता हूं? कॉस्ट कहां पहुंच जाएगी, हमारी गलती कैसे जाए, इस प्रोडक्ट को कैसे मिले वो हम, पर अभी मैं वो बात डिस्कस करूंगा तो आपको टेंशन आ जाएगा। आया समझ में कुछ? तो यहां पर 1 घंटे के 80 रुपया, तो यहां पर जितने घंटे लगे, मैं बोल रहा हूं अभी तो लगे, जबकि एक्चुअल में लगे अभी तो मानो कि जो लगना चाहिए थे वही लगे हैं। 2 घंटों के 160। फिर देखा लेबर डिपार्टमेंट वाई कहता है हमारे यहाँ काम होता है मैन्युअली, हमारे यहाँ मशीन से ज़्यादा काम नहीं होता, तो हमारे लिए लेबर आवर इंपॉर्टेंट है। इसकी एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगा है लेबर का, तो 1 घंटे का 110 रुपया ये ओवरहेड एब्जॉर्ब किए गए इस एक यूनिट से। ये हमने पढ़ लिया है आईपीसीसी में।
ये कहा जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। करेक्ट। आईपीसीसी में ये काम की थी, फाइनल में कितनी काम की नहीं है। बस यहाँ इस ट्रेडिशनल का क्या फंडा है, क्योंकि मैं इसको जब कंपेयर करूंगा एक्टिविटी बेस से तब ये बात काम में आएगी और ध्यान में रखेंगे इसको। यहां पर ट्रेडिशनल में ओवरहेड्स, ये है ओवरहेड्स, ये सब है किराया, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, बीमा, ये सब ओवरहेड है जिसको किसी को अलोकेट करते हैं, किसी को। यहां पर होते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आर कंज्यूम बाय डिपार्टमेंट, सर्विसेज ऑफ ओवरहेड कंज्यूम बाय डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट आर कंज्यूम बाय प्रोडक्ट। क्या बोला, समझ में नहीं आया, फिर से बोलता हूं। ओवरहेड को कंज्यूम करने वाले कौन, ओवरहेड को यूज में कौन ले रहा है, और डिपार्टमेंट को यूज में कौन ले रहा है, प्रोडक्ट। तो ओवरहेड्स आर कंज्यूम बाय डिपार्टमेंट। ओवरहेड की सेवाएं, किराया प्रीमाइसेस की सेवाएं कौन यूज कर रहा है, प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट, पहले डिपार्टमेंट। मैनेजर की सैलरी की सर्विसेज कौन ले रहा है, डिपार्टमेंट। तो ओवरहेड की सर्विसेज कंज्यूम बाय, मैं लिखाऊंगा सब चीजें। मैंने कहा ना मैं बहुत चेंज हो गया। आप कहेंगे लिखाते तो है नहीं, और बोलते मैं लिखाऊंगा लिखाऊंगा, लिखाया तो कुछ नहीं। लिखाऊंगा, ढेर सारा लिखाऊंगा, मैं कम से कम 20% ज्यादा लिखाऊंगा, बदल गया हूं मैं। तो सर्विसेज ऑफ ओवरहेड्स आर कंज्यूम बाय डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट आर कंज्यूम बाय। इसलिए हमने क्या किया, ओवरहेड को किसको बांटा, सीधे प्रोडक्ट को बांटा क्या, ये किराए को इसको बांटा क्या। किराए की सेवा ये नहीं ले रहा, डिपार्टमेंट ले रहे हैं। किराया जो दे रहे हैं, प्रीमाइसेस की सेवा जो यूज कर रहा है वो डिपार्टमेंट कर रहे हैं, न कि ये प्रोडक्ट। फाइनली ये है, इसलिए तो फाइनली इससे चार्ज कर रहे हैं, पर इनिशियली किराया पे लेन में बढ़ता है। हम ये कहते हैं प्रीमाइसेस की सेवाएं ये कंज्यूम कर रहे हैं, और फिर इस डिपार्टमेंट की सेवाएं ये प्रोडक्ट ले रहा है। ये सब लिखवाऊंगा, ये जब मैं एबीसी बताऊंगा उसके बाद इसको मैं रिपीट करूंगा कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जब मैं डिफरेंस लिखाऊंगा ना एबीसी और ट्रेडिशनल में, तभी लिखवा दूंगा। तो ये हमने पढ़ लिया है एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड। ठीक है, अब मुझे यहां पर जैसा मैंने कहा था, यदि एक ट्रेडिशनल मेथड पर इंप्रूवमेंट माना गया है, एबीसी को मॉडर्न माना गया, लॉजिकल माना गया, मतलब डेफिनेटली ये ट्रेडिशनल में कुछ ड्रॉबैक हैं, इसी की वजह से उसका नई मेथड का डेवलपमेंट हुआ। तो हमें पता करना है इसके क्या ड्रॉबैक है, और फिर आप बताएंगे कि इसका क्या नया सॉल्यूशन है। ये जो एक्टिविटी बेस्ड मेथड डेवलप क्या रीजन से हुई है वो आपके सामने अभी क्लियर होगा, और आप खुद बताएंगे कि क्या करना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड क्या होती है आप बता देंगे, मैं आपके सामने सिर्फ रखूंगा एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ये है, ये क्या है, ओनियन सॉस, टोमेटो। प्याज का और टमाटर का सूप, सॉस। कभी होता है क्या ओनियन सॉस होता है? होता है, मान लो होता है। टोमेटो सॉस तो होता ही है ना। सैंडविच में कौन सा डलता है? अच्छा, दोनों डलते हैं। अब देखिए देखिए, ये दो प्रोडक्ट हैं किसी कंपनी के। इसके लिए जो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है वो बार बार नहीं खरीदना पड़ता, लेकिन इसके लिए कच्चा माल बार बार खरीदना पड़ता है। क्यों? इन दोनों में क्या फर्क है कि इसके लिए हम कम ऑर्डर देते हैं, इसको हम ऑर्डर ज्यादा देने पड़ते हैं, इसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं, इसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते हैं। क्या कारण लगता है? वो पेरिशेबल है, आपने इसको महीने भर के लिए पका के रख नहीं सकते। आपको मंगाना है, 2 दिन में कंज्यूम कर डालना है, नहीं तो बेकार हो जाएगा वो तीसरे दिन। तो ये चूंकि पेरिशेबल होता है, इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, इसलिए इसको जल्दी ही कंज्यूम करना पड़ता है, और खरीदने के बाद जल्दी ही कंज्यूम ना करो तो वो उसका क्वालिटी वो नहीं रहता। तो इसको खरीदने के लिए कई बार ऑर्डर प्लेस करने पड़ते हैं, लेकिन इसको हम एक बार खरीद लिया तो 2 महीने तक
इसको दोबारा खरीदने की जरूरत, तो इसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते हैं और इसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखना है इसके, अभी आप सिर्फ इसको देखिए, फिर मैं लिखने का टाइम दूंगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इसके नंबर ऑफ ऑर्डर सिर्फ 10 रहे हैं और इसके 90 नंबर ऑफ ऑर्डर रहे हैं साल भर में। इसके लिए सिर्फ 10 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ा और इसके लिए 90 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करने पड़े। ठीक है, यह है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मैं बहुत छोटा से छोटा एग्जाम्पल लेके शुरू कर रहा हूं, 0 लेवल का। हाँ, मशीन आवर कहूं या लेबर आवर, जो भी इसमें लगते हो। मैन्युअली बनता है तो लेबर आवर, मशीनों से बनता है तो मशीन आवर। मैंने दोनों लिया, अभी दोनों में से कुछ आपको एक लेना है। वो इसमें भी 500 घंटे हैं और इसमें भी 500 घंटे हैं, दोनों में मशीन आवर सेम है। अब देखिए यहां पर मैं आपको देता हूं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स दिए मैंने आपको। एक तो मैंने दिया ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने की कॉस्ट, ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट, जो खर्चा लगता है ना परचेज डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये हमको क्वेश्चन में दे रखी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट, जिसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट मानते हैं। ये एक यूनिट के लिए कितनी लगी बता नहीं सकते, प्रति यूनिट इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एक यूनिट के लिए कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट लगी, तो हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट को मानना पड़ता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। मान लो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है 60,000। अदर ओवरहेड्स, मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूं, बस अदर ओवरहेड्स, अदर ओवरहेड्स मान लो वो है 80,000, वो 80,000 है। टोटल ओवरहेड 140 है। ठीक है, अब हम इस ओवरहेड को, ये ओवरहेड है फैक्ट्री के, ओवरहेड्स ऑफ फैक्ट्री। बताइए ये ओवरहेड ओनियन सॉस के हैं या टोमेटो सॉस के हैं? दोनों के हैं, क्योंकि फैक्ट्री तो दोनों बनाती है, तो ये ओवरहेड तो फैक्ट्री के हैं, न कि किसी प्रोडक्ट के। ठीक है, अब हमें इस ओवरहेड को दोनों में चार्ज करना है, एब्जॉर्प्शन करना है, ताकि दोनों की कॉस्ट। बताइए हमारा जो ट्रेडिशनल वे है, ट्रेडिशनल वे में हम क्या करते हैं, ध्यान है आपको, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय बेस। बेस क्या होता था? या तो मशीन आवर या लेबर आवर, दोनों में से कोई एक बेस लेते थे, बराबर। यहां पर भी हम क्या करेंगे, ये है हमारे ओवरहेड, ऑर्डरिंग कॉस्ट 60,000, अदर ओवरहेड 80,000, टोटल कॉस्ट हमारी 1,40,000 है। अब हम इस 140 को किस तरह से दोनों प्रोडक्ट में बांटें? हमारी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, और ये हमें क्या करना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। चलिए मैं आपको लिखने का टाइम दे दूं, लिखिए एग्जांपल। दो प्रोडक्ट हैं फैक्ट्री के, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ, अब इसमें से आप कुछ एक लिख लें जो आपको प्रेफरेबल हो, मशीन आवर या लेबर आवर, दोनों में से एक दिया होगा क्वेश्चन में। मान लो कि यहां पर काम मशीन से होता है तो हम सिर्फ मशीन आवर ले लें, आपको लेना है तो सिर्फ लेबर आवर ले लो। अब बताइए, लिख लिया आपने? हमें ओवरहेड का ब्रेकअप दिया हुआ है। ओवरहेड्स में पहली कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट 60,000,
एंड अदर ओवरहेड्स जो इसका मैंने डिटेल नहीं दिया, आगे लूंगा, वो है 80,000। टोटल ओवरहेड है 140। हमें ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन करना है यूजिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। क्या करते हैं उसमें हम? सिर्फ आपको आईपीसीसी का सोचना है। जो आप आईपीसी में करते थे वो करना है, न कि जो आपको ठीक लगता है वो नहीं। जो आप आईपीसी में करते थे वो करना है। हम यूज कर रहे हैं ट्रेडिशनल, तो आपको आईपीसी की जो ट्रेडिशनल मेथड है वो यूज करना है। आईपीसी में क्या करते थे? टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय मशीन आवर, यही करते थे। तो हमने क्या किया, टोटल ओवरहेड्स लिए 1,40,000, हमने निकाली रिकवरी रेट। ट्रेडिशनल में हम निकालते थे रिकवरी रेट। रिकवरी रेट फॉर्मूला हुआ करता था टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स ₹140 डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर। कितने हैं मशीन आवर? 1,000। रिकवरी रेट आ गई ₹140 पर मशीन आवर। ये है ट्रेडिशनल में हम हमेशा टोटल ओवरहेड को मशीन आवर या लेबर आवर से डिवाइड करके निकाल लिया करते थे। रिकवरी रेट वो हमने निकाल ली ₹140 पर मशीन आवर। अब हम क्या करेंगे, इस रेट को यूज करेंगे। अब यहां पर रेट है ओनियन और यहां पर हम कितने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कितने एट द रेट ऑफ 140 पर मशीन आवर। एक घंटे का 140, तो यहां घंटे कितने हैं? 500 इंटू 140 70,000। यहां भी 500 इंटू 140 70,000। यह आपका रहा ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन, यह रहा ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन। अब बताइए, ये हम किया करते थे ट्रेडिशनल में, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर करते थे। ये आपने ओवरहेड एब्जॉर्ब कर लिए, चार्ज कर लिए यूजिंग ट्रेडिशनल। अब आप बताइए, क्या ये जो आपको लग रहा है जो हमने किया, क्या ये सही है? गलती आप पता कर लोगे, और वो गलती पता कर सीख गए, आप खुद सीख सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होना चाहिए। यानी आप सजेस्ट करो ना, क्या होना चाहिए, आप सजेस्ट कर दो। आप देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट को, अभी आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट जो 60,000 की है उसको भी क्या किया, उसको आपने किस रेशियो में बांट दिया? किस रेशियो में? 1:1 तो रेशियो है, जिसके मशीन आवर देख के बांट दिया। क्या ये सही है? गलत है ना। क्या चाहते हो आप उसको? ऑर्डरिंग कॉस्ट को आप क्या करना चाहते हो? नंबर ऑफ ऑर्डर्स रेशियो बांटना चाहते हो, मतलब रेशियो 1:9 लगाना चाहते हो, जिसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा, उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट का शेयर ज्यादा देना चाहिए। और आपने तो बराबर दे दिया। ओनियन और टोमेटो में ऑर्डर्स 10-90 हैं और आपने दोनों को ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर दे दी। समझ में आया? तो गलत है। तो हम ट्रेडिशनल में यही किया करते थे। अभी तो मैंने आपको थोड़ा क्लिक तो हुआ होगा। तो हम जो ये कर रहे हैं वो लॉजिकल नहीं है। हमने यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी, इस ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी हमने इसके रेशियो में बांट दिया, जबकि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट इस रेशियो में नहीं। इस ऑर्डरिंग कॉस्ट को बांटने के लिए क्राइटेरिया, बेसिस क्या लेना चाहिए था? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आपने बेस किसको बना लिया? मशीन आवर। क्या इस कॉस्ट का, क्या इस मशीन आवर से कोई कनेक्शन था? पर आपने कनेक्शन बैठाया ट्रेडिशनल में।
आपने इस ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी मशीन नंबर से लिंक कर दिया, इस कॉस्ट को भी इस रेशियो में बांट दिया। आपने क्या किया, 60,000 प्लस 80, 140, 140 में 60 भी आ गया, 140 डिवाइड बाय 1000 किया कि नहीं किया आपने? मतलब आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट को देखा है तो किससे डिवाइड कर दिया? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर की बजाय अपने ऑर्डरिंग कॉस्ट पर मशीन नंबर निकाल ली। क्या ये सही है? आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को निकाल रहे हो पर मशीन नंबर और उसी तरह से चार्ज कर रहे हो। इट इज हाईली इलॉजिकल। ये ड्रॉबैक है ट्रेडिशनल का। तो हम एक नई मेथड डेवलप कर सकते हैं। यदि हम इस एग्जाम्पल में नई मेथड डेवलप करें तो हमने पढ़ा था आईपीसीसी में, वो तो ठीक है, वो भी काम आएगा। तो यहां पर यदि हम ट्रेडिशनल मेथड लगाएं तो हम इस कॉस्ट के लिए बेस बनाएंगे किसको? इसको डिवाइड किससे करेंगे? और रिकवरी रेट में कॉस्ट पर मशीन नंबर निकालेंगे या कॉस्ट पर ऑर्डर निकालेंगे? इसके लिए कॉस्ट पर ऑर्डर, और इसके लिए इसका क्वेश्चन ने कुछ लॉजिक दिया नहीं, तो इसके लिए किसको बेस बना लेंगे? इसको निकालेंगे मशीन नंबर से। मतलब हमें यहां पर एक रेट निकालनी पड़ेगी या दो रेट निकालनी पड़ेगी? हमको यहां पर एक नहीं, दो रेट निकालनी पड़ेगी। इसके लिए अलग रेट, इसके लिए अलग रेट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ये स्टार्ट है। यानी आपके जो इनिशियल आपका डायरेक्शन है, आपके जो पहले कदम पड़े हैं, आपका जो पहली स्टेप है वो टुवर्ड्स एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ही है। वो भी यही कहती है। अभी तो मैंने दो ही ओवरहेड लिए हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और अदर ओवरहेड। तो हम पहले इसको तो खैर करें, फिर और आगे करते हैं। तो ये तो हमारी कौन सी मेथड थी? ट्रेडिशनल, जिसका ड्रॉबैक है। अब यहां पर जरा इसका रिजल्ट देखें। मैं यदि यहां पर 2 मिनट के लिए एक्टिविटी बेस पे ना जाऊं, सिर्फ मैं जाऊं लॉजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए? ओनियन और टोमेटो क्या होना चाहिए? ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए कितना कितना होना चाहिए? ऑर्डरिंग कॉस्ट 6000 और 54,000, ये सही है। हाँ, अदर ओवरहेड 40-40 कर सकते हैं ना अपन, 40-40 कर सकते हैं, 40 एंड 40, ये सही है। 46 एंड 94, ये ओवरहेड का लॉजिकल एब्जॉर्प्शन है। और वो जो आपने किया वो इनलॉजिकल एब्जॉर्प्शन था। अब आप देखिए, जो आपका था ट्रेडिशनल, वो लिखे हम ट्रेडिशनल। टोमेटो ओनियन है पहले और टोमेटो है। इसमें आपने ओवरहेड 70 लिए थे और इसमें भी 70 लिए थे। जबकि लॉजिकल है 46 और 94। यहां डिफरेंस 24 का है और यहां भी डिफरेंस 24 का है। और इसमें लिखूं क्या इसको? इस 24, इसको क्या कहेंगे? 24 को ओवरहेड कितने चार्ज होना चाहिए थे? 46 और चार्ज किए गए हैं 70। इसको कहेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन, ओवर रिकवरी, ओवर एब्जॉर्प्शन। और इसको कहेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन। अब यदि ये ओवर एब्जॉर्प्शन है, ओवर एब्जॉर्प्शन से हमारी कॉस्ट कहां पहुंच जाएगी? हाई कॉस्ट या लो कॉस्ट? हाई कॉस्ट। और यहां लो कॉस्ट। और हाई कॉस्ट से हाई प्राइस और लो कॉस्ट लगने से लो प्राइस। हम सोचेंगे हमारी लागत ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? प्राइस भी बढ़ाएंगे ना अकॉर्डिंगली। तो हमारा यदि ओवरहेड का ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ तो उससे हमारी लागत बढ़ जाएगी और लागत बढ़ी हुई वसूल करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे। इसका इम्पैक्ट बताइए।
हाई प्राइस, ये प्राइस रिजनेबल है या हाई है? हाई, रिजनेबल से ज्यादा हो गई। जब ओवरहेड आपने हाई चार्ज कर दिए, कॉस्ट ज्यादा आ गई, प्राइस ज्यादा आ गई, तो प्राइस ज्यादा होने के इंपैक्ट आपकी इंडस्ट्री पे क्या आएंगे? लो सेल। यह आपकी सेल कम हो जाएगी, और लो सेल से क्या हो जाएगा? लो प्रॉफिट। सेल कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होंगे ना, आपकी यूनिट बिकेगी नहीं, आपका सेल होगा ही नहीं। इवन मार्केट से आपको प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट बढ़ा जाएगा, या तो स्टॉक रह जाएगा, या तो क्या होगा? सेल कम और ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी। अच्छा, इधर जब प्रोडक्ट सस्ता बेच दोगे तो सस्ता बेच दोगे तो हमारी बहुत बढ़ जाएगी। कैसा बोलूं? लेकिन क्या हम अनाप शनाप सेल कर सकते हैं चाहे जितनी? एक लेवल के बाद हमारी फैक्ट्री टेप बोल जाएगी, मतलब कैपेसिटी खत्म, फिर क्या बेच पाओगे? सारा माल बिक गया, बड़े खुश हो आप लोग, बहुत माल बिक गया, बेचो बेचो, बेचते गए, आपका पूरी फैक्ट्री गोडाउन खाली, सब सेल कर दिया, लेकिन हुआ क्या? आपने बहुत कम प्राइस पर प्रोडक्ट बेच दिया, उससे सेल तो ज्यादा हो गई, लेकिन क्या आपको प्रॉफिट रिजनेबल हो पाएगा? यहां आपने अवसर, यू लूज द अपॉर्चुनिटी टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने का आपने अवसर खोया कि नहीं खोया? यदि आप प्रोडक्ट लो प्राइस पर बेच रहे हो, मतलब आप मार्केट में जो चीज बिक रही है 80 में, आप भी 80 में बेच सकते हो। आप भी 80 में, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 80 मार्केट रेट चल रहा है, आप भी 80 में बेच सकते हो, पर आपने किस में बेचना शुरू कर दिया? आपने 60 में बेचना शुरू कर दिया। 80 में भी बिक जाता, पर आपने उसको 60 में बेच दिया, उससे आपका प्रॉफिट कम हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे सेल तो बढ़ गई होगी, तो मैं क्या कहने वाला हूं, 80 में भी तो सेल हो रही थी, 80 में भी तो सेल हो रही थी, 60 में कर दिया आपने, इससे तो क्या होगा आपका प्रॉफिट? तो यहां पर आप लिख सकते हैं, ऐसा होने से, लो प्राइस होने से हमने क्या किया? लो मार्जिन एंड लो प्रॉफिट। यहां है, इसको लिख सकते हैं लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी टू अर्न प्रॉफिट। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? मान लो मार्केट रेट 80 चल रहा है, हमने बेच दिया 60 में। अच्छा, हमारे पास बॉटल्स 2 मिनट के लिए 200 बॉटल्स हैं, सॉस की कितनी बॉटल हैं? 200। हमारी कैपेसिटी होती कि नहीं होती है? 200 हो या 2000 हो या 2 लाख हो, मैंने 200 लिया, हमारे पास 200 बॉटल बनाने की कैपेसिटी है इस टोमेटो सॉस की। ये 80 में बेच सकती थी, पर हमने कितने में बेच दी? अरे 80 में बेचते तो भी कितनी बिक जाती, और आपने 60 में, बस ये कि आपका ये माल जल्द 80 में बिकता तो थोड़ा धीरे धीरे बिकता, और 60 में अचानक निकल गया, जल्दी निकल गया, पूरा स्टॉक क्लियर हो गया। सेल यहां भी होती, सेल यहां भी होती, बस आप सोचिए क्या है, आपने 20 रुपए कमाने का अवसर नहीं खो दिया। अच्छा, आप सोचो कि सेल यहां पर 200 से ज्यादा कर लो, कर पाओगे क्या? क्यों नहीं कर पा रहे हो? कैपेसिटी भी एक चीज होती है कि नहीं होती है? अल्टीमेटली यदि प्रोडक्ट को हम सस्ता बेचते हैं तो हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाने का अवसर खो रहे हैं। आप देखिए, ओवर एब्जॉर्प्शन भी गलत है और अंडर एब्जॉर्प्शन भी गलत है। किस में अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ट्रेडिशनल में या लॉजिकल में? ट्रेडिशनल में क्या हो रहा है? ट्रेडिशनल में ओवरहेड की रिकवरी कहीं ज्यादा, कहीं यहां रिकवरी ज्यादा हो गई तो यहां रिकवरी कम हो गई। दोनों ही प्रोडक्ट की कॉस्टिंग गलत है, दोनों की ही प्राइसिंग गलत है। आप किसी का वजन किसी पे डाल दोगे तो गलती एक जगह नहीं हो रही, गलती एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह हो रही है। तो ये एक ड्रॉबैक है इस ट्रेडिशनल का। इवन मैं आपको चलूं, ये तो आपने लिख लिया, अब देखिए मैं आपके सामने वही फिर से लूं। एक हमारी है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक है टेस्टिंग कॉस्ट।
टेस्टिंग कॉस्ट। और मैं ले लूं, अब सिर्फ मैंने एक से आइटम्स दो बढ़ा दिए, एक ओवरहेड और बढ़ाया। ऑर्डरिंग कॉस्ट दी है हमें, टेस्टिंग कॉस्ट दी है हमें, और अदर ओवरहेड दिए हैं हमें। ऑर्डरिंग कॉस्ट दी है 2 लाख, टेस्टिंग कॉस्ट दी है 3 लाख, ये हो गया 5, और 5 लाख की हमारी अदर ओवरहेड्स हैं। ये हैं ओवरहेड्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट और अदर ओवरहेड्स। अभी हमारा होता है 10 लाख। यहां पर 2 प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट एक है प्रोडक्ट फॉर लोकल सेल, और यह है प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट। अब यहां पर यह है लोकल सेल के लिए और यह है एक्सपोर्ट के लिए। यहां के नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इसके लिए नंबर ऑफ ऑर्डर लगे हैं 20, इसके लिए लगे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स 80। नंबर ऑफ यूनिट्स टेस्टेड, या मैं लिख सकता हूं टेस्टिंग आवर्स। मैंने अभी यहां टेस्टिंग यूनिट लिख दिया या टेस्टिंग आवर्स। बताइए टेस्टिंग कॉस्ट जो लगी होगी, जो भी है, एक हमारा लोकल प्रोडक्ट है, एक एक्सपोर्ट के लिए है। बताइए किसकी लिए टेस्टिंग पर ज्यादा टाइम और ज्यादा यूनिट टेस्टेड की गई होगी? एक्सपोर्ट में क्या होता है, यदि एक यूनिट भी खराब निकल गई तो पूरा लॉट वापस आ जाता है। और आप ये समझते हैं कि एक्सपोर्ट में रेट जनरली ज़्यादा होते हैं, यहाँ लोकल मार्केट में रेट कम होते हैं। तो हमने लोकल मार्केट में लोकल सेल और एक्सपोर्ट, इसको मैं सोच सकता हूं एट लो रेट, यह एट लो रेट और यह है एट हाई रेट। मैंने ये भी लिख दिया। किसके लिए? यहां पर जितनी यूनिट बनी होगी सभी की टेस्टिंग की गई होगी या उसमें से कुछ सैंपल, और यहां पर ज्यादा यूनिट की टेस्टिंग की गई होगी क्योंकि ये लॉट खराब नहीं होना चाहिए। टेस्टिंग आवर्स बोलूं या टेस्टिंग यूनिट, किसमें कम किसमें ज्यादा? इसमें टेस्टिंग यूनिट या आवर्स और इसमें टेस्टिंग के आवर्स ज्यादा। मान लो इसमें लगे हैं टेस्टिंग के 100 घंटे, इसमें लगे हैं टेस्टिंग के 900 घंटे। या यहां 100 यूनिट की टेस्टिंग हुई है, यहां पर 900 यूनिट की टेस्टिंग हुई है। और यहां दे रखे हैं अब मशीन आवर्स। मशीन आवर इसमें भी मैं इजी करने के लिए वही ले रहा हूं। मशीन आवर इसमें भी 500 है और इसमें भी 500 है। एक मिनट, 500 वो एक जैसे हो जाएंगे। इसमें भी मशीन के घंटे 2000 हैं और इसमें भी मशीन के घंटे 2000 हैं। अब यदि आपकी जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तो क्या कहेगी कि इस 10 लाख के ओवरहेड को क्या करो, 10 लाख रुपए के टोटल ओवरहेड को क्या करो, किस रेशो में, किसके बेसिस पर एलोकेट कर दो, किसके बेसिस पर बांट दो? मशीन आवर। इस केस में तो ओवरहेड दोनों के बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। क्या वो सही है? सही क्या है बताइए? आपकी एक कॉस्ट है ऑर्डरिंग, एक कॉस्ट है टेस्टिंग, एक है अदर कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए क्या चाहोगे आप? नंबर ऑफ ऑर्डर की क्राइटेरिया को बनाकर, बेस बनाकर बांटना चाहिए। क्या ये आपको खुद को नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए? और टेस्टिंग कॉस्ट को टेस्टिंग आवर्स या नंबर ऑफ यूनिट बांटना चाहिए, या तो नंबर ऑफ यूनिट टेस्टेड या नंबर ऑफ टेस्टिंग आवर्स, जो भी क्वेश्चन ने कहा हो। जहां टेस्टिंग टाइम ज्यादा वहां ओवरहेड ज्यादा। पर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी बांटो मशीन ओवरहेड, मशीन के रेशो में। टेस्टिंग कॉस्ट को भी बांटो मशीन और के रेशो में। क्या ये सही होगा? तो हम ट्रेडिशनल में गलत किया करते थे, सारे ओवरहेड को एक ही बेस बनाकर बांटा करते थे। सारे ओवरहेड को एक ही बेसिस से, यानी क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ना, एक ही हाकी से हाँकना, क्या बोलते हैं उसको? नहीं नहीं, मराठी मत बोलो। अरे वो
सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक कहावत है ना, याद नहीं आपको भी, मुझे भी भूल गया। बताइए यहां पर आप ओवरहेड को यदि मशीन आवर के रेशो में बांट रहे हो, मतलब आपने क्या करा, ये ओवरहेड भी मशीन आवर के बेस पर, ये ओवरहेड भी मशीन के बेस पर, ये ओवरहेड भी, यानी आपने इसको यदि बांट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर, यानी इन तीनों को आपने मशीन के बेस पे बांट दिया। क्या इन तीनों को मशीन आवर के बेस पे बांटना चाहिए? नो। तो बताइए क्या हम जो आईपीसी में करते थे, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर, टोटल ओवरहेड बाय टोटल लेबर आवर, क्या वो सही था? हाईली इनलॉजिकल था। तो क्या करा जाए, क्या तरीका हम डेवलप करें? मैंने आपको नहीं बताया एबीसी कॉस्टिंग क्या चाहती है, वो क्या है, बस ये बता दिया कि हाँ वो इंप्रूवमेंट है इस ट्रेडिशनल पर, इसमें कुछ गलती होगी तभी तो वो डेवलप हुई। डेवलप आप कर दो ना, क्या करूं बताओ? ऑर्डरिंग के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टेस्टिंग के लिए नंबर ऑफ यूनिट टेस्टेड या टेस्टिंगर्स, और अदर ओवरहेड के लिए मशीन आवर। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी दो, अभी तो मैंने दो कॉस्ट ली, पहले एक ली थी अब दो ली, अब मैं 3-4 लूंगा, तो फिर क्या करोगे? आपको हर अलग अलग ओवरहेड के लिए अलग अलग बेस लेना ही चाहिए। सारे ओवरहेड को एक क्राइटेरिया से, एक बेसिस से बांटना कहां का लॉजिक है? वो गलत है। तो हम आईपीसी में किया करते थे, होगा सही। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक रेट निकालनी पड़ेगी या एक से ज्यादा रेट निकालनी पड़ेगी? ऑर्डरिंग ओवरहेड के लिए अलग रेट, टेस्टिंग ओवरहेड के लिए अलग रेट। समझ में आया आपको? इस तरह से ये एक्टिविटी बेस्ड मेथड डेवलप होने का हमको एक रास्ता मिला है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यही तो कहती है, वो कहती है ये गलत है, ये इनलॉजिकल है। सारे ओवरहेड्स को एक ही बेस पे बांटना इनलॉजिकल है। तो इससे डेवलप हुई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इसको एक एक्टिविटी मानती है। ऑर्डरिंग क्या है? एक एक्टिविटी। टेस्टिंग क्या है? एक एक्टिविटी। ऐसे आपकी एक नहीं दो नहीं, फैक्ट्री में ढेरों एक्टिविटी होती है। हाँ, पर यदि हमें ये मेथड बोलती है, आप जो सजेस्ट कर रहे हो कि हमें अलग अलग एक्टिविटी की अलग अलग रेट निकालना चाहिए, पर क्या हम इंडस्ट्री में 100-150 रेट निकाल सकते हैं? एक्टिविटी ढेरों होती है, 100-150 एक्टिविटी होती है, तो क्या करें? ढेरों एक्टिविटी होती है, क्या करें? ये तो तय है हमारा ट्रेडिशन गलत था, ये आपका एक सही डायरेक्शन, आपका पहला स्टेप सही तरफ गया। अब इसको हम, हमारी इंडस्ट्री में जो कई सारी एक्टिविटी होती है उसमें से हम क्या करें? कुछ मेजर, कुछ खास, कुछ की एक्टिविटी सिलेक्ट कर लें, खास खास चीजें कलेक्ट कर लें। तो हम क्या करेंगे? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यही तो कहती है कि आप एक नहीं दो नहीं बल्कि ज्यादा रेट निकालो। ओवरहेड रिकवरी के लिए एक नहीं दो नहीं ज्यादा रेट निकालो और अलग अलग रेट से अलग अलग ओवरहेड चार्ज करो। आप ऑर्डरिंग ओवरहेड के लिए किसको बेस बनाओ? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। टेस्टिंग के लिए अलग बेस बनाओ, इसके लिए अलग बेस बनाओ। ऐसे जैसे अभी मैंने आपके सामने दो एक्टिविटी लिखी है, ऐसे जैसे एक्टिविटी, इसको मैं करके बताऊं क्या इसमें भी ओवर कॉस्टिंग अंडर कॉस्टिंग? समझ में आ गया तो टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना? अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक हमारी एक्टिविटी होती है ऑर्डरिंग, अभी लिखिए मत, एक होती है टेस्टिंग या इंस्पेक्शन, होती है ना इंस्पेक्शन, टेस्टिंग करना या इंस्पेक्शन करना। एक होती है डिस्पैच, डिस्पैच कभी कभी होती है आफ्टर सेल सर्विस। ये हमारे ओवरहेड्स हैं। क्या इन सारे ओवरहेड को क्या मशीन आवर में बांटना ठीक होगा? मान लो हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है। क्या हम इसके ओवरहेड को तीनों के मशीन आवर के रेशो में बांट दें? हाँ, मशीन भी एक एक्टिविटी होती है, मशीन ऑपरेशन, मशीन ऑपरेशन भी एक एक्टिविटी है। तो बताइए क्या करना चाहिए? ऑर्डरिंग एक एक्टिविटी है, टेस्टिंग एक एक्टिविटी है, डिस्पैच एक एक्टिविटी है, आफ्टर सेल सर्विस देना भी हमने एक एक्टिविटी माना है, मशीन ऑपरेशन एक्टिविटी माना है। बताइए क्या हम इन सबके ओवरहेड को जोड़कर इसको डिवाइड कर दें मशीन आवर से, और मशीन आवर पर ओवरहेड पर मशीन आवर इनटू मशीन आवर गुणा करके सबको बांटने के? तो गलती क्या होगी? आपने सारे ओवरहेड को मशीन आवर के रेशो में बांट दिया, वो गलत है।
तो चलो अब बताओ ना सही क्या है। जैसे इसके लिए क्या किया जाए, ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए देखा जाए नंबर ऑफ ऑर्डर किस में कितने लगे हैं, इसके लिए कितने ऑर्डर, इसके लिए कितने ऑर्डर, इसके लिए कितने ऑर्डर। अच्छा डिस्पैच के लिए, डिस्पैच डिस्पैच के लिए नंबर ऑफ, देखिए कई प्रोडक्ट कैसे होते हैं जो बल्क में बिकते, मतलब लॉट में बिकते हैं तो उसके डिस्पैचेस कम होते हैं, और कुछ प्रोडक्ट छोटे छोटे लॉट में बिकते हैं, रोज जिसकी डिलीवरी दी जाती है, जिसकी नंबर ऑफ डिलीवरीज, जिस प्रोडक्ट के लिए डिलीवरी ज्यादा देनी पड़ी, मान लो ए प्रोडक्ट को के लिए डिलीवरी रही 100 और बी प्रोडक्ट के लिए डिलीवरी रही 800, तो क्या करना पड़ेगा, ए प्रोडक्ट को बेचने के बाद डिलीवरी कितनी हुई 100 डिलीवरीज और बी प्रोडक्ट पर डिलीवरीज 800 ही, तो क्या करना पड़ेगा, जिसमें डिलीवरी ज्यादा है उसको डिस्पैच कॉस्ट देनी पड़ेगी। अच्छा जैसे आफ्टर सेल सर्विस, आपके 3 प्रोडक्ट हैं एबीसी, इन तीनों को मिलाकर आपकी कुछ हुई है आफ्टर सेल्स सर्विसेज कॉस्ट। प्रोडक्ट बिकने के बाद उस पर जो खर्च करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस। बताइए ये खर्चा किस प्रोडक्ट को ज्यादा देंगे, एक हो सकता है आप गलत सोचो। अब क्या होता है कई बार किसी की, अब मान लो आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल हुआ, पर कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कस्टमर की कंप्लेंट नहीं आती, कई प्रोडक्ट इतने स्ट्रांग अच्छे होते हैं जिसमें कंप्लेंट नहीं आती, और कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कंप्लेंट्स नंबर ऑफ कॉल्स ज्यादा आते हैं। मतलब हमें फोन आता है कि भाई हमारा चीज खराब हो गया, आओ ठीक करके जाओ, और कुछ ए प्रोडक्ट ऐसा है, ए प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कॉल ज्यादा नहीं आते और बी प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कॉल्स ज्यादा आते हैं। ये प्रोडक्ट में कस्टमर बार बार घर नहीं बुलाता, इसके लिए कस्टमर कई बार बुलाता है, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए ए प्रोडक्ट, ये कंप्यूटर है ए ब्रांड, ये कंप्यूटर हाईली टेक्निकल है, लेकिन ये जिस इंस्टीट्यूशन को जाता है वो बहुत टेक्निकल लोग होते हैं जिनको ये जाता है, तो वहां से कंप्यूटर बिकने के बाद बहुत ज्यादा कॉल नहीं आते, वो छोटी बड़ी समस्या खुद हैंडल कर लेते हैं, बार बार कॉल नहीं आते। लेकिन बी जो है वो उस सेगमेंट में बिकता है जहां लिटरेसी ज्यादा नहीं है, तो वहां से कॉल ज्यादा आते हैं। ठीक है, हमने उसके लिए सेल प्राइस बढ़ा के रखी होगी इसकी, पर बताइए हमारी जो आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट किस में ज्यादा लगी होगी, बी में लगी होगी। आया समझ में, या यूं कहें हमारा ए प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है विथ यूज ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजी और बी में बहुत आसान है, बताइए नंबर ऑफ कॉल किस में ज्यादा आएंगे। ये बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, इसमें यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें है, तो ये बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है, इसमें ज्यादा कॉल और इसमें टेक्नोलॉजी हाई है, तो इसमें पब्लिक को कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आएंगे, इसमें कॉल ज्यादा आएंगे, तो हमें इसकी कॉल ज्यादा, तो इसको आफ्टर सेल सर्विस ज्यादा देनी पड़ेगी, इसको कम। तो बताइए इसके लिए नंबर ऑफ कॉल को बेस बनाएंगे या मशीन अवर को, नंबर ऑफ कॉल्स या मशीन अवर, नंबर ऑफ कॉल्स। अब आप सोचिए, हाँ मशीन ऑपरेशन के लिए मशीन अवर, जहां सिर्फ ये ओवरहेड मशीन अवर्स के रेशियो में बंटना चाहिए, वहां आपने सारे ही ओवरहेड को मशीन के रेशियो में बांट दिया। वो हमारा इन लॉजिकल मेथड था जो हम यूज किया करते थे ट्रेडिशनल में। तो ट्रेडिशनल पर इंप्रूवमेंट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहती है कि आप अपनी इंडस्ट्री, मैं सब लिखवाऊंगा आपको एक्टिविटी क्या है और सब कुछ, एक्टिविटी, ये मेथड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहती है, आप अपनी इंडस्ट्री की ढेर सारी एक्टिविटी में से कुछ खास एक्टिविटी निकाल लो, जैसे और भी होती है, हमने 1 2 3 4 5, ये हमारी 50-60 एक्टिविटी में से हमने क्या किया, 5 एक्टिविटी में सारी चीजों को बांट दिया, ये 5 एक्टिविटी। अब हम क्या करेंगे, इसके ओवरहेड अलग बेसिस पर, इसके अलग बेसिस पर, इसके अलग, सभी के लिए बेसिस अलग अलग यूज करेंगे, तो ओवरहेड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ओवरहेड का जो एब्जॉर्प्शन है, इसमें ज्यादा लॉजिकल मैनर में होगा। तो ओवरहेड का लॉजिकल एब्जॉर्प्शन होता है किसमें, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। क्या ये आपको 100% क्लियर है? अच्छा, अब हम शिफ्ट हो जाएं किस तरफ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमें स्टार्ट करना है अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग।
अब देखिए, ठीक है, चैप्टर हमारा अब स्टार्ट होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसमें क्या करना है आपको, देखिए आपने क्या किया, एक्टिविटी जैसे मैंने लिखा ऑर्डरिंग, एक एक्टिविटी मान लो हमारा है टेस्टिंग, मैंने एक्टिविटी ज्यादा नहीं ले रहा हूं अभी, एक है हमारी मान लीजिए डिस्पैच, एक है मशीनिंग, मशीन ऑपरेशन, मशीन ऑपरेशन, ये हमारी एक्टिविटीज है। अभी भी मैं आपको इसका रफ आइडिया दे रहा हूं इस चैप्टर के बारे में, फिर मैं सारी चीजें लिखवा दूंगा। ऑर्डरिंग, टेस्टिंग, डिस्पैच और मशीन ऑपरेशन ये एक्टिविटी है। आपको करना क्या होगा, आप जैसे किराया है, रेंट है, अभी तक आप ट्रेडिशनल में रेंट को बांटा करते थे किस डिपार्टमेंट का कितना, वहां आप पहले ओवरहेड इकट्ठा करते थे डिपार्टमेंट में, अब आप ओवरहेड को इकट्ठा करो एक्टिविटी वाइज। किराया कितना इस एक्टिविटी से कनेक्टेड है, किराया कितना टेस्टिंग से कनेक्टेड है, कितना डिस्पैच है, कितना मशीन ऑपरेशन से। सैलरी कहां कहां की है, सैलरी यदि किसकी है, परचेज ऑफिसर की है, तो सैलरी ऑफ परचेज ऑफिसर कहां ले लो, ऑर्डरिंग में ले लो। जो हमारा टेक्निकल पर्सन है जो टेस्टिंग का काम देखता है उसकी सैलरी यहां ले लो, जो डिस्पैच क्लर्क है उसकी सैलरी यहां ले लो, और मशीन ऑपरेटर की सैलरी यहां ले लो। ये हो गया अलोकेशन। ऐसे आपका डेप्रिसिएशन है, ऐसे आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे आपका इंश्योरेंस है। आप इन सारे ओवरहेड को एक्टिविटी वाइज इकट्ठा करो, ये सब आपकी क्या है, एक्टिविटी। आप ओवरहेड को इस तरह से इकट्ठा कर लो। जब आपके ओवरहेड इकट्ठे हो गए, ये आपने ओवरहेड इकट्ठा कर लिए। वैसे एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आए हैं जिसमें आपको ऐसे ओवरहेड इकट्ठा करना पड़े, पर अब बताइए, अब हम इस ओवरहेड को जो हमने इकट्ठा कर लिया, क्या करूं मैं इसको, ये हमारी ओवरहेड क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये हमारी कौन सी कॉस्ट हो गई, ये ओवरहेड किससे रिलेटेड, ऑर्डर देने से संबंधित। ये ओवरहेड टेस्टिंग की एक्टिविटी से संबंधित, ये ओवरहेड्स डिस्पैच के वर्क से रिलेटेड, और ये मशीन ऑपरेशन से संबंधित ओवरहेड। ये हमने ओवरहेड एक्टिविटी वाइज कलेक्ट कर लिए। ट्रेडिशनल में ओवरहेड को हम इकट्ठा करते थे कलेक्शन डिपार्टमेंट वाइज, ध्यान है आपको, और यहां हमने ओवरहेड को कलेक्ट किया एक्टिविटी वाइज। वहां हमारा कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट पूल डिपार्टमेंट हुआ करता था। पूल मतलब बताया था मैंने, क्या फिर से बताऊं, स्विमिंग पूल जहां पानी को इकट्ठा करते हैं, फिर से बताऊं, जैसे हाँ, तो जहां लागतों को इकट्ठा करते हैं, जहां कॉस्ट को इकट्ठा करते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट पूल, बराबर। तो सही है, झेलना आसान थोड़ा है। तो जैसे हम वहां पर ट्रेडिशनल में ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट वाइज इकट्ठा करते थे, ऐसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम ओवरहेड्स को एक्टिविटी वाइज इकट्ठा करेंगे, कितने ओवरहेड किस एक्टिविटी के। अब इस ओवरहेड का क्या किया, में क्या करा जाए इसका, ये तो मैंने कलेक्ट कर लिया। वहां हम रिकवरी रेट निकालते थे पर डिपार्टमेंट, ध्यान है आपको, डिपार्टमेंट ए की रिकवरी रेट, बी की रिकवरी रेट, ध्यान है आपको। 3 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, तीनों की अलग अलग रेट निकलती है ना डिपार्टमेंटल रेट में। यहां रिकवरी रेट पर डिपार्टमेंट नहीं, पर एक्टिविटी निकलेगी। तो मैं इस ऑर्डरिंग ओवरहेड को, ऑर्डरिंग के ओवरहेड को किससे डिवाइड करूं इसकी रिकवरी रेट निकालने के लिए, नंबर ऑफ, मैं यहां पर इसको डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ ऑर्डर से, इसको डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ टेस्टिंग आवर से, और भी चीजें आएंगी इसमें, बेसिस जो भी क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन बेसिस देगा आपको। इसके लिए नंबर ऑफ डिलीवरीज, नंबर ऑफ डिलीवरी, समझते हो डिलीवरीज, कितनी बार हमने डिलीवर किया है प्रोडक्ट, ठीक है। और मशीन के लिए
नंबर ऑफ मशीन आवर। यहां क्या निकल जाएगा, यहां क्या निकलेगा, ओवरहेड्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यहां टेस्टिंग कॉस्ट पर टेस्टिंग आवर, यहां डिस्पैच कॉस्ट पर डिलीवरी, और यहां ओवरहेड पर मशीन आवर। यहां 4 एक्टिविटी 4 रेट निकालोगे। अब यदि मैं आपको पूरा चैप्टर मतलब मैं बताऊंगा तो ऐसा लगेगा बस खत्म हो गया और बस हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। मैं समझाऊंगा वैसे बेसिक और बताऊंगा आपको। जैसे यहां पर रेट आया 600 रुपीज पर ऑर्डर, ये आया ₹80 या ₹1800 पर टेस्टिंग आवर, ये है ₹300 पर डिलीवरी टू द कस्टमर, यह है ₹60 पर मशीन आवर। ये हमारी 4 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकल गई है, पर डिपार्टमेंट नहीं पर एक्टिविटी। अब ये रेट निकाल लिए अपन ने। अब बस क्या करो, जैसे ये हमारी एक्टिविटी रेट आ गई। अब क्या करें, हमारा मान लो प्रोडक्ट एम है, प्रोडक्ट एम, इसकी प्राइम कॉस्ट तुमको पता होगी। अब क्या जोड़ना है इसमें, फैक्ट्री प्राइम कॉस्ट तुमको पता है, प्रोडक्ट हमारा एम है, इसकी हमको प्राइम कॉस्ट पता है। अब क्या जोड़ना है, फैक्ट्री ओवरहेड। अब हम ये देखेंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट किस एक्टिविटी की कितनी सेवाएं लेता है। मतलब अब डिपार्टमेंट नहीं बल्कि क्या है हमारे पास। अब ये देखें, प्रोडक्ट एम को बनाने के लिए हमें कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़े। हमारे पास पता है कि एक ऑर्डर करने का 600 रुपये ओवरहेड होता है। तो अब क्या पता करेंगे, प्रोडक्ट एम ने कितनी सेवाएं ली है इस एक्टिविटी की, प्रोडक्ट एम ने कितनी सर्विसेज यूज की है इस एक्टिविटी की। ये 4 एक्टिविटी है मेजर। अब देख लो इसकी कितनी सेवाएं ली इस प्रोडक्ट ने, तो क्या देखेंगे, इसके लिए प्रोडक्ट एम को बनाने के लिए हमें कितनी बार कच्चा माल मंगाने के लिए कितनी बार ऑर्डर भेजने पड़े, कितना बार, नंबर ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन में दिए होंगे। मान लो इस प्रोडक्ट एम के लिए क्वेश्चन ने कहा दिया रहेगा कि इसके लिए मान लो 8 ऑर्डर्स लगे हैं प्रोडक्ट एम को बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर का खर्चा कितना है, 600 रुपया। तो 8 ऑर्डर का क्या हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट को चार्ज नहीं कर लिया, एक ऑर्डर का 600 रुपया, तो 8 ऑर्डर का 4800 रुपए की ओवरहेड हम इससे चार्ज करेंगे। दूसरी रेट क्या है, 1800 पर टेस्टिंग आवर, TH टेस्टिंग आवर। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट एम को बनाने के बाद इसको टेस्ट करने में, इसकी टेस्टिंग में कितने घंटे लग गए। पता पड़ा इसको बनाने के बाद टेस्टिंग में 150 घंटे लगे हैं, 150 टेस्टिंग और लगे हैं। तो हम क्या करेंगे, 150 घंटे टेस्टिंग में लग गए, इसकी कितना, 2,70,000। तीसरी एक्टिविटी क्या थी, नंबर ऑफ डिलीवरीज। प्रोडक्ट एम को बेचने के बाद इसके मान लो 30 बार कस्टमर को डिलीवरी देनी पड़ी। 30 डिलीवरीज हैं, 30 हैं डिलीवरीज इंटू 300 पर डिलीवरी, कितना आ गया, 9,000। लास्ट क्या बचा, रेट क्या है, ₹60 पर मशीन आवर। अब देखेंगे इस प्रोडक्ट एम को बनाने में मशीन के कितने घंटे लग गए, 2000 घंटे लगे हैं, 2000, तो 1,20,000 ओवरहेड चार्ज कर देंगे। तो क्या ओवरहेड को हमने जो एब्जॉर्प्शन किया, क्या ट्रेडिशनल से ज्यादा सही मेथड नहीं है। ट्रेडिशनल में हम सारे ओवरहेड के लिए एक ही रेट यूज किया करते थे, लेकिन एक्टिविटी में अलग अलग ओवरहेड्स के लिए, अलग अलग आइटम्स ऑफ ओवरहेड के लिए हम अलग अलग रिकवरी रेट यूज करते हैं। तो बताइए ओवरहेड रिकवरी एब्जॉर्प्शन की ज्यादा लॉजिकल मेथड ट्रेडिशनल है या एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी बेस्ड मतलब हम आईपीसीसी में देखिए, ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है बहुत ज्यादा पुरानी नहीं। आश्चर्य की बात है
कई बहुत ऐसी चीजें जो ज्यादा काम की नहीं, वो पता नहीं कब हो गई डेवलप। हम जैसे पढ़ते हैं कई सारे 1960, ध्यान है, हमने एक अकाउंटिंग पढ़ी अभी, ह्यूमन रिसोर्सेस 1960 में। ये जो एक्टिविटी बेस है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर डिस्कस किया गया। ये किसी इंडस्ट्री की इजाद नहीं है कि किसी इंडस्ट्री ने मेथड डेवलप की, या मैं तो कहूँगा कर भी ली होगी किसी इंडस्ट्री ने, तो वो मार्केट में आई नहीं। इसको डिस्कस किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ इसके थ्योरी पब्लिश हुई, उसके बाद से ये फैशन में आई। 87-88 में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये मेथड इंट्रोड्यूस हुई। वहाँ के जो एकेडमिक थे उन्होंने इस मेथड को एक्सप्लेन किया कि ये होना चाहिए, ट्रेडिशनल पर इंप्रूवमेंट ये है 87-88 में। लेकिन इसको यूज करना स्टार्ट हुआ 2007-8 से, 20 साल बाद 7-8 से ये यूज में ज्यादा आई। और देखिए ट्रेडिशनल हाईली इनलॉजिकल है और यही लॉजिकल है, उसके बावजूद भी आज भी आईपीसीसी में हम वही पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल। और क्यों 2007-8 से इतना लेट आई? और ये बात जरूर है कि 7-8 में आई और उसके जल्दी ही ये हमारे पीसीसी में इंक्लूड हो गई थी। इवन जो हमारी पिछली एग्जाम है, अब तो खैर ये सिलेबस में नहीं है आपके आईपीसीसी के, पहले इंटर लेवल पर ही ये मेथड आ गई थी। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जब इधर आई थी एंट्रेंस लेवल पर, मतलब इस लेवल पर, मिडिल लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, हर बार एग्जाम में आती थी। और हमेशा पहला क्वेश्चन होता था एग्जाम में इसका, तब जब ये P2 वगैरह में हुआ करती थी, पहला क्वेश्चन इसका होता था। क्योंकि ये एक न्यू मेथड डेवलप हुई थी, इसलिए एग्जामिनर का इस पर फोकस ज़्यादा था और ये लॉजिकल भी थी। पर आश्चर्य की बात है, इतनी लॉजिकल मेथड, इतनी डिलेड इसका हुआ इंट्रोडक्शन, ये आश्चर्य की बात है वाकई। जो मेथड हम देख कर खुद जज कर सकते हैं हम वो गलत कर रहे हैं। यानी हम सोचिए, हम इन सारे ओवरहेड को मशीन आवर के रेशियो में बांट दे, मतलब हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी मशीन आवर में बांट दिया, टेस्टिंग को भी, डिस्पैच को भी, आफ्टर सेल सर्विस को भी, आफ्टर सेल सर्विस के ओवरहेड को भी हमने मशीन आवर में बांट दिया, जिसका इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसका कनेक्शन नंबर ऑफ कॉल से है कि किस प्रोडक्ट के लिए कॉल्स कितने आते हैं, या फिर हमने किसके लिए कितने घंटे लगाए आफ्टर सेल सर्विस देने में, वो जो क्वेश्चन में दिया रहे। पर वो एक लॉजिकल वे है और हम जो करते थे ट्रेडिशनल में वो था इनलॉजिकल। तो क्या आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक जनरल इंट्रोडक्शन तो मिल गया? कंफर्म? ये आपको मिली हो गया कि हम जो ये मेथड पढ़ेंगे अब ये लॉजिकल है? कंफर्म? ठीक है, तो अब हम राइटिंग वर्क स्टार्ट करेंगे। अभी कहां से, बस अभी तो 8:20 ही हुआ है। देखिए अब हम कुछ चीजें लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं कुछ टर्म्स आपको बता दूं जो मैं लिखवाने वाला हूं। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। इसको बोलते हैं एक्टिविटी। और ये जो हम कर रहे हैं ये है एक्टिविटी कॉस्ट पुल। ये क्या है? एक्टिविटी कॉस्ट पुल। कॉस्ट पुल वो पुल जहां लागतों को इकट्ठा किया जाता है। यहां एक्टिविटी हमारे लिए क्या है? कॉस्ट पुल। वहां डिपार्टमेंट क्या था? ट्रेडिशनल में कॉस्ट पुल था डिपार्टमेंट, और एक्टिविटी में कॉस्ट पुल है एक्टिविटी। तो हमें ये थ्योरी में लिखेंगे भी कि एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी कॉस्ट पुल क्या होता है, और चीजें को। यहां पर मैं आपको 3 टर्म्स जो इस मतलब चैप्टर इतना आसान है कि हम बहुत जल्दी इस पर ग्रिप बना सकते हैं, और बनाना पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आसान होता है कि हर कोई इसको मैनेज कर लेता है। तो कहीं ये एग्जाम में आए और न कर पाए, मतलब ये हमारा लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये बहुत स्कोरिंग होता है हमेशा, इसमें स्टेप मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ये क्वेश्चन 3 या 4 स्टेप में होता है और हर स्टेप के अलग मार्क्स होते हैं। चेकर के पास कॉपी आती है, तो यदि पेपर में 16 मार्क का क्वेश्चन है तो लिखा होता है इस स्टेप के इतने मार्क्स से, इस स्टेप के इतने मार्क्स, इसमें स्टेप मार्किंग होती है। और इसमें चूंकि फाइनल डिसीजन लास्ट में या कोई रिजल्ट लास्ट में होता है, लेकिन आपकी स्टेप मार्किंग होती है। सॉल्यूशन पूरा गलत है तब भी आपको मार्क मिलेंगे। अब ये है एक्टिविटी, और ये क्या है? एक्टिविटी कॉस्ट पूल, जहां हमने ओवरहेड्स को इकट्ठा किया है। तो ये क्या हो गया? कॉस्ट पूल, करेक्ट। और ये हमने इस ओवरहेड को डिवाइड किया किससे? नंबर ऑफ इससे, ऑर्डर से। यहां नंबर ऑफ टेस्टिंग। और इस चैप्टर में
इस चैप्टर में इसको क्या बोलते हैं वो लोग टेक्निकली, इसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, या इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कॉमनली कॉस्ट ड्राइवर। इसको बोलते हैं एक्टिविटी, इसको बोलते हैं एक्टिविटी कॉस्ट पुल, और इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट को ड्राइव करने वाला फैक्टर, जैसे वो फैक्टर जो आपकी कॉस्ट को ड्राइव करे, कॉस्ट को बढ़ाए या घटाए, जिसकी वजह से कॉस्ट प्रभावित हो। फैक्टर विच अफेक्ट द कॉस्ट, जिसकी वजह से कॉस्ट पर इफेक्ट गिरता है, जिसकी वजह से कॉस्ट कम या ज्यादा होती है, उस फैक्टर को कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। अच्छा, फैक्टर मतलब ड्राइवर मतलब फैक्टर विच ड्राइव द कॉस्ट, जो कॉस्ट को ड्राइव करता है। मैं सब लिखवाऊंगा, अभी कल से लिखवाऊंगा मैं। अब देखिए, आपकी गाड़ी में फ्यूल, आपका जो ये पेट्रोल की कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या, आपकी पेट्रोल की कॉस्ट किस वजह से बढ़ती घटती है, नंबर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, यानी नंबर ऑफ डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, किलोमीटर। तो आपकी पेट्रोल की कॉस्ट को बढ़ाने या घटाने वाला फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ किलोमीटर्स। तो किलोमीटर्स क्या हो गए, पेट्रोल कॉस्ट का ड्राइवर। अजीब सी बात है, ये ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर तो गाड़ी चलाने वाला होता है, लेकिन यहां पर कॉस्ट ड्राइवर है, मतलब कॉस्ट को चलाने वाला। पेट्रोल कॉस्ट को कौन चलाता है, नंबर ऑफ किलोमीटर। किलोमीटर ज्यादा तो पेट्रोल कॉस्ट ज्यादा, और कम तो पेट्रोल। यहां पर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट थ्योरेटिकली किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, आईपीसीसी याद करो। ऑर्डरिंग कॉस्ट कब ज्यादा कब कम होती है, प्रिंसिपली मतलब थ्योरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली। ऑर्डरिंग कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है, यदि आपके नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होंगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, और आपके नंबर ऑफ ऑर्डर आप कम कर दोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। यदि आपकी मशीन के आवर्स कम होंगे, मशीन कम घंटे चलेगी तो मशीन के ओवरहेड कम लगेंगे। मशीन ज्यादा घंटे चलेगी तो मशीन के चलाने के ओवरहेड, तो मशीन के ओवरहेड को कॉस्ट ड्राइवर कौन है, मशीन के ओवर। आपकी नंबर ऑफ डिलीवरीज ज्यादा होगी तो आपकी डिस्पैच कॉस्ट बढ़ जाएगी, डिलीवरीज कम होगी तो डिस्पैच कॉस्ट, यानी हमारी ये जो कॉस्ट है, ओवरहेड है, इस ओवरहेड को, इस कॉस्ट को ड्राइव करने वाला फैक्टर क्या कहा जाता है, कॉस्ट ड्राइवर। तो फैक्टर विच ड्राइव द कॉस्ट, विच अफेक्ट द कॉस्ट, विच इन्फ्लुएंस द कॉस्ट, विच ड्यू टू विच कॉस्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, उस फैक्टर को कहा जाता है कॉस्ट ड्राइवर। तो हमने आज 3 चीज सीखी। एक्टिविटी किसको कहते हैं, समझ में आ गया, एक्टिविटी कॉस्ट